हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुक। अनुक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग जो पॉलिटी की सीरीज जिसमें हम चल रही थी, जिसमें हम लोग देख रहे थे, तो हमने 5 लेक्चर लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अब आज की क्लास में छठा लेक्चर है जिसमें स्पेशली हमने प्रेसिडेंट को कवर किया सारी चीज़ें। ठीक है, एक लेक्चर और है जिसमें प्रेसिडेंट के जितने भी और भी बचे हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो सबको मिल जाएंगे आपको। और 99% है कोई क्वेश्चन इससे आने वाला ही है, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए आपके प्रेसिडेंट इलेक्शंस और नई प्रेसिडेंट जी इलेक्शन हुए, तो ज़रूर अभी इन सब के इलेक्शन के बारे में, प्रेसिडेंट हो गए और वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों के इलेक्शन हुए हैं, तो इनके बारे में क्वेश्चन 99% की संभावना है, इनसे ज़रूर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। और ये यहीं पर हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, स्टडी विद अनुक, जिस पर आप पीपीटी, यहाँ पर आपको पीपीटी फ्री में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर पीपीटी आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इस लेक्चर के पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें दिया हुआ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन ए दिया है डायरेक्टली, ऑप्शन बी है आपका बाई राज्यसभा मेंबर, ऑप्शन बी है, सी है आपका बाई लोकसभा मेंबर, और बाई ऑप्शन डी है आपका इनडायरेक्टली। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। The two union territory which have been given right to take part in the election of President of India by 70th Amendment Act, Constitution Amendment 70th Amendment of Indian Constitution are, यानी कि जो 17वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें क्या कहा गया था, किस यूनियन टेरिटरी को राइट दिए गए थे जो कि टेक पार्ट ले सकता है, भाग ले सकता है किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए में दिया आपका दिल्ली एंड ऑप्शन ए में दिया है दिल्ली एंड चंडीगढ़, एंड ऑप्शन बी में दिया है दिल्ली एंड पुडुचेरी, एंड ऑप्शन सी में दिया है आपका दिल्ली एंड दमन एंड दीव, एंड ऑप्शन डी में दिया है आपका चंडीगढ़ और पुडुचेरी। तो 70th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें उसके थ्रू किसको राइट दिए गए थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेने के लिए? तो आपका दिल्ली एंड पुडुचेरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया हुआ आपका एक असर्शन है, एक रीजन दिया गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये आपको पता ही, अभी पहला ही क्वेश्चन आया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। यानी कह रहा है कि देयर, और एक प्रोविजन ये है कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं एमपी मतलब पार्लियामेंट के, और इलेक्टेड मेंबर ही ऑफ लेजिस्लेटिव, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ कर देते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है और ये करेक्ट आपका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो दोनों ही ट्रू हैं, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में दिया ए फॉल्स है बट आर ट्रू है, तो ये भी गलत हो गया, ये दोनों ट्रू है। ऑप्शन सी देखिए लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर इंडिविजुअली आर करेक्ट और ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड ऑप्शन डी दिया है बोथ ए एंड बी आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्या आंसर स्टेटमेंट सही है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों ही इंडिविजुअली ट्रू है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन इंडिया प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दिया है बाय डायरेक्ट इलेक्शन, ऑप्शन बी दिया है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये भी सही बात है और ये तो सही है। ऑप्शन सी भी दिया प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम, ये भी सही है। और कह रहा है ओपन वोट्स, तो ओपन बैलेट सिस्टम, तो ये आपका क्लोज बैलेट सिस्टम होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सही है? ए बी भी सही है आपका एंड सी भी सही है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी जब आप लगाएंगे तो ये भी आपका सही होगा और ये भी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि असर्शन भी दिया, रीजन दिया है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो यूनियन गवर्नमेंट है उनका एग्जीक्यूटिव जो है वो कौन है, किसके द्वारा हेड किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि सारे के सारे जो भी गवर्नमेंट डिसीजंस लेगी या निर्णय लेगी वो किसके नाम पर लेती है? प्रेसिडेंट के नाम पर। इसलिए प्रेसिडेंट क्या होता है? हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कह सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। नो, तो उसके पास लिमिटेड पावर होती है, कोई पावर बहुत ज़्यादा नहीं होता, जिसमें कह रहा है नो लिमिटेड लिमिटेशन, तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल आपका गलत हो गया। रीजन, तो ऑप्शन देखिए पहला दिया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू,
एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो दोनों ही ट्रू है नहीं, आर तो गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में भी यही दिया हुआ है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, तो ये भी आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि पहले तो करेक्ट, दोनों करेक्ट है ही नहीं। तो थर्ड जो दिया है आपका, ए ट्रू है, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो कौन सा आंसर होगा आपका, आंसर क्या होगा आपका, आंसर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन केस ऑफ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल वैकेंट ड्यू टू हिज डेथ, रिजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस, हु विल ऑक्यूपाई दैट पोस्ट। अगर कह रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट है, खाली कर हो गया, किस वजह से, या तो उनकी डेथ हो गई हो, मृत्यु की वजह से, या उन्होंने इस्तीफा रेजिग्नेशन कर दिया, इस्तीफा दे दिया गया, या उनको हटा दिया गया, हटाते किसकी वजह से, ये इम्पीचमेंट जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है, अगर इन तीनों कारणों की वजह से क्या है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वैकेंट है, तो उसमें कौन सा कौन ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी में दिया है आपका वाइस, ऑप्शन बी में है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन सी दिया है आपका वाइस प्रेसिडेंट, एंड ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। अगर तो प्रेसिडेंट की वैकेंसी क्या है, अगर वैकेंट है तो कौन बनेगा प्रेसिडेंट, आपका कार्यकाल हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की तरह वर्क करेगा। अगर प्रेसिडेंट भी अगर हमारे पास नहीं होगा तो कौन करेगा, फिर वो आपका ये होगा। ठीक है, यानी कि पहले कौन होगा, प्रेसिडेंट रहेगा, तो प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो कौन हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट का वर्क करने लगा जब प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए ये वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो CJI तभी किसकी तरह काम करेगा, वो वाइस प्रेसिडेंट करेगा, ऑप्शन इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर, यानी कि जो इलेक्शन मेंबर में जो बोर्ड है, यानी कि बोर्ड में जो कौन कौन से मेंबर होंगे, इलेक्ट करेंगे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होते हैं। तो ऑप्शन लिया है आपका इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन ये करेक्ट है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी करेक्ट है आपका। इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, ये भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन फोर्थ दिया है क्या, स्टेटमेंट इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधान परिषद। तो परिषद को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या बोलते हैं, तो काउंसिल। तो ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो कौन का पार्टिसिपेट करता है, आपका कौन सा स्टेटमेंट आएगा, तो आंसर देखिए 1, 2 एंड 3 किस में दिया है आपका, ऑप्शन सी में दिया है 1, 2 एंड 3, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टोर्स नीडेड टू प्रपोजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो कभी प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें कितने लोग मिनिमम सपोर्टर और प्रपोजर लगते हैं। ठीक है, तो प्रपोजर भी क्या लगते हैं आपके, यानी कि जो नाम प्रपोज करेंगे उसमें कितने मेंबर होते हैं, 50 मेंबर लगते हैं प्रपोजर के लिए। और उसके बाद सेकेंडर होता है, एक होता है अनुरोध, बिल दिखाई देगा मतलब प्रेजेंट करेगा, उसे बोलेंगे प्रपोज करेगा नाम, तो प्रपोजर होगा। सेकेंडर मतलब जो सपोर्टर होंगे, तो सेकेंडर भी कितने चाहिए आपको, 50 मेंबर होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो उस साल ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। तो आंसर कितना मिनिमम आंसर होगा आपका, दिया होता तो आंसर आपका 50 होगा, क्या होगा 50 ना कि 15। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इसमें दिखा हुआ है विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर, यानी कि इलेक्शन के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के संबंध में कुछ दिए गए स्टेटमेंट, उनको कंसीडर करना। कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए, एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जिसे बोलते हैं। ठीक है, वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो ये सही बात है कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होती है, हर स्टेट में अलग अलग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट स्टेट में क्या है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी इन ऑफ द राज्यसभा। तो ये आपका गलत है, क्योंकि सारे एमपी की वोट की वैल्यू क्या होती है, आल जो एमपी के वोट के बराबर होती है, आल एमपी की वोट की वैल्यू क्या होती है, बराबर ही होती है, एमपी वोट वैल्यू, एमपी वोट वैल्यू। ठीक है, अगर इसको निकालने की बात करें तो कैसे निकालते हैं, तो जितने भी, जैसे मान लीजिए यूपी की बात करते हैं, तो यूपी में कितने एमएलए हैं आपके, चाहे 403। ठीक है, तो इतनी पॉपुलेशन है आपका 20 करोड़ एवरेज मान लीजिए, इस तरह से। तो ये डिवाइड कर देंगे तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो भी कुछ आएगी, मान लीजिए एक्स आ गई। अब यहाँ पर कितने एमपी है, कितने एमएलए हैं, 403,
तो 403 से मल्टीप्लाई कर दो तो यानी कि हर स्टेट की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग आ जाएगी। अब यही जो बोट की वैल्यू आएगी किससे के बराबर, हर स्टेट की वैल्यू यानी कि 403, और जो भी बोट की वैल्यू आएगी वो ऐड कर दीजिए और पूरा को पूरा डिवाइड कर दीजिए। तो कितने एमपी है आपके, 797, ठीक है, क्योंकि 545 ये होते हैं आपके और 245 ये होते हैं, ठीक है, 90 और 790, तो 797 के आसपास जो होंगे ये इतने एमपी आपके होते हैं। तो कौन सा आपका स्टेटमेंट सही होगा, पहला स्टेटमेंट सही है तो सेकंड वाला क्या होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी हर एमपी की वोट की वैल्यू बराबर हो, चाहे वो राज्यसभा का हो या फिर लोकसभा का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं दे सकता, अगर यानी कब नहीं दे सकता, ही इज अ कैंडिडेट यानी खुद वो चुनाव लड़ रहा हो, तो ये तो गलत बात है। अगर खुद लड़ेगा तो जाहिर सी बात देगा। ऑप्शन बी में क्या है, ही इज येट टू प्रूव हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। थर्ड कह रहा है, ही इज अ मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है कह रहा है वो। ऑप्शन डी में दिया, ही इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, यानी स्टेट लेजिस्लेचर का, यानी कि विधानसभा का मेंबर है। तो जब विधानसभा का होता है वो दे सकता है, लेकिन विधान परिषद का मेंबर कौन है, विधान परिषद का अगर मेंबर होगा तो वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। वोट जब नहीं दे सकता है तो कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा, तो यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि ही इज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी अपर हाउस अगर यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का होगा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका मेंबर होगा तो वो वोट नहीं कर सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ भी कई बातें उनको कंसीडर करना है, उसे करेक्ट पूछा गया है, याद रखिए। तो पहला क्या कह रहा है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि जो बंदा हमारे यहाँ जन्म से ही इंडिया का भारत में रहने वाला हो वो वही प्रेसिडेंट बन सकता है, तो ये ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ये कहाँ पर प्रोविजन है बाय बर्थ वाला, यूएसए में आपको प्रोविजन मिलता है कि जो बर्थ से ही सिटीजन होगा यूएसए का वही आपका प्रेसिडेंट वहाँ का बन सकता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन स्टेटमेंट दिया है, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, यानी कि उसकी एज क्या हो, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, पूरी कर लेनी चाहिए। ये आपका स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। और दूसरा क्या दिया, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ, यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में का लोअर हाउस होना चाहिए, यानी लोकसभा के जो मेंबर होगा एमपी होंगे उनको, यानी लोकसभा के इलेक्शन करने के लिए एलिजिबल होगा तभी वो क्या कर सकता है, तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, तो वो क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट की। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ ओनली करेक्ट है। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है, ओनली सेकंड किस में दिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसलिए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया every elected member of legislative assembly of state shall have as many votes as there are multiple of 1000 in quotient obtained by dividing the population of a state by total number of the elected member of the state legislative assembly as the present in 1997 The expression population here means the population as असर्टेन, यानी कि जहां पर पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन क्या है, यानी कि अगर बताया था अभी हमने कि 20 करोड़ अगर पॉपुलेशन है, वोट है हमारे यहाँ की पॉपुलेशन 20 करोड़ पॉपुलेशन है यूपी की, ठीक है, उसमें से हमें क्या करना है, अगर एक एमपी की वोट की वैल्यू निकालोगे तो कितने से डिवाइड करोगे, अगर डिवाइड करो तो 80 एमपी की सीट्स हैं और 1000 से डिवाइड कर देंगे, इससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल आ जाएगा। तो एक एमपी की वोट की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यूपी के जो एमपी की वोट की वैल्यू होगी, समझ पा रहे हैं आप। लेकिन एमपी की वोट की वैल्यू सेम होती है, तो ये क्या निकालेंगे, ये आपका एमएलए की वोट की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करते हैं हम लोग, एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकालते हैं, और एमएलए कितने हैं इंडिया यूपी में कि 403, तो इस तरह से एक एमएलए के निकल गया, तो एक एमएलए में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से। तो जो ये पॉपुलेशन अभी हम लोग ले रहे हैं, तो अभी हमने 20 करोड़ कब की बताई है, आज की पॉपुलेशन बताई है 22 करोड़, जो अभी 2021 में सेंसस होने वाला है। 2019 जो 11 में सेंसस हुआ तो उसमें 19.98 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी यूपी की, अब कुछ ना कुछ तो बढ़ी गई होगी।
तो ये जो पॉपुलेशन है कौन से ईयर का बेस माना गया है, तो वो ऑप्शन आपका दिया गया है 1991 सेंसस, ऑप्शन बी में है 1981 सेंसस, ऑप्शन सी में है आपका 1971 सेंसस एंड ऑप्शन डी में है 1961 सेंसस। तो कौन सा है आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि 1971 का जो सेंसस था उसके बाद से पॉपुलेशन को सीज कर दिया गया। एक्चुअली हुआ क्या था इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा हम बताते हैं। एक स्टोरी क्या थी कि जैसे पहले इंडिया जब 1951 में आपका इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो हर 10 ईयर में जैसे आपको पता है कि सेंसस कितने साल में होता है, हर 10 साल में सेंसस होता है। तो जो भी पॉपुलेशन घटती बढ़ती थी तो हर बार क्या होती थी, जो सीट्स हैं उनकी नंबर सीट्स की जो संख्या थी वो क्या होती थी, हर स्टेट में चेंज हो जाती थी। ठीक है। और जब 1975 के पहले जो स्टार्टिंग से ही हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हुआ, तो जो फैमिली प्लानिंग आई थी हमारे यहाँ पर, तो फैमिली प्लानिंग जो 75 में, उसके बाद क्या हुआ कि जो साउथ के स्टेट्स थे उन्होंने क्या किया, फैमिली प्लानिंग को बहुत अच्छे से इम्प्रूव, मतलब क्या किया, इम्प्रूव किया और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। अब सीट का जो बंटवारा था वो किसके बेस पर था, पॉपुलेशन के बेसिस पर। और जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट थे यूपी बिहार, ये सब रीजन में क्या होगा, पॉपुलेशन कोई कंट्रोल नहीं हुआ, और पॉपुलेशन बढ़ गई। तो यूपी को हर जैसे कुछ स्टेट ऐसे आने लगे कि साउथ के, कि वहाँ सीट ही खत्म होने लगी, कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन में सीट ही नहीं मिलेगी। अगर हर जगह की सीट, मतलब हर मेंबर, जैसे यूपी में 20 करोड़ लोग हैं तो उसके हिसाब से हर करोड़ मान लीजिए 10 लाख में एक सीट दी जाए, तो यूपी में ज़्यादा सीट्स हो जाएंगे। और कहीं ऐसी 10 करोड़ लाख मान लीजिए पॉपुलेशन, जैसे सिक्किम है आपका, अब सिक्किम में तो 10 लाख पॉपुलेशन ही नहीं है, वहाँ पे तो टोटल 6 लाख पॉपुलेशन है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या, इसका मतलब सीट ही नहीं दी जाएगी, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा लोकसभा में। तो इस बेसिस पे चिंता जताई गई लोगों ने, तो फिर क्या किया गया गवर्नमेंट ने, और ये 19 जो सेंसस की नहीं, पॉपुलेशन में सेंसस की बात की जाती है, वो पॉपुलेशन कौन सी ली जा रही है, 1971 सेंसस में जो पॉपुलेशन थी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग सीट को फिक्स कर दिया कि अब ये कोई सीट चेंज नहीं होगी जब तक कोई नियम, नया कानून ऐसा लाने की प्रोबेबिलिटी ना हो, क्योंकि उनका तो लॉस हो रहा था, नॉर्थ वाले कर भी नहीं रहे थे कुछ, और उनको हानि हो रही थी साउथ वालों को। वो जबकि अच्छा इंप्लीमेंट भी कर रहे थे फैमिली प्लानिंग, तो उनको ऐसा नहीं किया जा सकता। तो वहां पर क्या किया कि फ्रीज कर दिया गया, और 1971 का सेंसस की पॉपुलेशन की जो सेंसस थी उसी के अकॉर्डिंग ही सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक चल रहा है। ठीक है। लेकिन विद इन टेरिटरी हम लोग करते हैं, जब भी आपको याद होगा डीलिमिटेशन कमीशन बनता है, जैसा अभी जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन कमीशन बना, तो किसके अंदर बना था, रंजना प्रकाश देसाई जो आयोग था उनकी कमीशन पे चेयरमैनशिप के अंदर बना है, वहां पे डीलिमिटेशन हुआ। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको खुद याद होगा कभी कभी होता है कि वोट, जो आपका वोट होता है इलेक्शंस में, वो कभी किसी वोट्स में, किसी वाले वार्ड में था, अब क्या करते हैं, कभी कभी देखा कि वो दूसरे वार्ड में चला जाता है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर वार्ड में जो पॉपुलेशन की संख्या कंपेरिजन में बढ़ गई हो, और नहीं जो बगल वाला वार्ड है उसमें पॉपुलेशन उतनी स्टेबल रही हो या कम हो रही हो। तो देखा जाएगा कि हर वार्ड में संख्या तो बराबर होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ यहाँ के जो लोग हैं उनको इस वार्ड में ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। जो इससे नियर अबाउट बॉर्डर लगता एरिया होगा इसके पाला। ठीक है, ये चीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, बट एक मेंबर है, कह रहे हैं कि ही विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। अगर कह रहे हैं कि एक एमपी है, वो क्या कर सकता है, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकता है। कब, अगर इलेक्ट हो गया तो क्या होगा, क्या कब से इलेक्टेड होगा है, स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, बट कब, जब कौन क्या होगा उसके लिए, ही विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम हिज सीट बिफोर कंटेस्ट, यानी कि इलेक्शन के पहले उसको रिजाइन करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, क्योंकि उनको छूट दी गई है। जो नियम बनाते हैं, जो यही लोग खुद के लिए नियम बनाते हैं और खुद की चीज़ों को छूट देते हैं। ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट पेंशन का आपने कई बार देखा होगा, प्रोटेस्ट बहुत बड़ा बड़ा होता रहता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो पेंशन है वो एमपी एमएलए की तो पेंशन कहीं नहीं बंद हुई, वो अगर 4 बार एमपी बनेंगे तो 4 बार की पेंशन लेते हैं। और जब यहाँ पे लोग जॉब करते हैं उनकी क्या है, पेंशन नहीं है। ये क्या है, अपने ही उनके अकॉर्डिंग के हिसाब से लोग करते हैं, देखते हैं जो जहाँ पर रहता है। ठीक है। तो वो हमारा पार्ट नहीं है, बस एक बताने की चीज़ें बताई आपको। ठीक है। ऑप्शन बी में दिया ही विल हैव टू रिलिंक्विश हिज सीट विद इन 6 मंथ ऑफ हिज इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन के 6 महीने बाद छोड़ सकते हैं, तो ये भी गलत है। ही विल हैव टू रिलिंक्विश हिज सीट एज सून एज ही इलेक्टेड, एंड ऑप्शन डी दिया है अब एन एमपी कैन कंटेस्ट बट एमएलए नॉट। ठीक है। तो ये गलत है आपका। क्या है, वो जैसे इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का और जैसे भी वो जीत जाते हैं चुनाव, तो वो क्या करते हैं, तुरंत का तुरंत क्या करेंगे, सीट वहां की छोड़ देंगे जहां पर वो एमपी या एमएलए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंटशिप के लिए कैंडिडेट होगा, जो चुनाव लड़ने वाला बंदा होगा या प्रतिनिधि होगा, वो उसके लिए मिनिमम जो जो नॉट एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो ऑप्शन दिया है कंप्लीशन ऑफ ईयर ऑफ 35 ईयर्स, ऑप्शन बी है एजुकेटेड, एंड ऑप्शन सी है क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, कोई क्या बोलते हैं लोकसभा, एंड ऑप्शन डी में क्या है सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये तीनों ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ए और ये, ठीक है। तो नॉट एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, वो है आपका एजुकेटेड, यानी कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई जो नेता होगा या जो लीडर होगा वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता अगर वो उसने पढ़ाई नहीं करी है, अगर इलिटरेट भी है तब भी वो प्रेसिडेंट बन सकता है, अपने यहाँ पे ये भी प्रोविजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर री इलेक्शन और टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इसमें कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट के री इलेक्शन की पोस्ट की बात करता है, यानी कि इस आर्टिकल में डिसाइड किया गया, डिस्क्राइब किया गया है। तो ऑप्शन दिया गया आपका, ऑप्शन आप ए में दिया है आपका आर्टिकल 52, एंड ऑप्शन बी में है आर्टिकल 54, एंड ऑप्शन सी में है आर्टिकल 55, एंड ऑप्शन डी में है आर्टिकल 57। तो अगर आपको याद हो तो आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पहला आर्टिकल कौन सा है वो है आपका 52। इसमें क्या दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति किस कौन सा आर्टिकल में दिए गए हैं, वो आर्टिकल आपका 52 है। अगर आर्टिकल 54 की बात करें तो 54 में क्या बात करता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। अगर 55 में बात करते हैं तो मैनर ऑफ इलेक्शन, यानी किस तरह से जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, मैनर ऑफ इलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। और 57 में क्या बात करता है, री इलेक्शन की, यानी कि री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर री इलेक्शन, यानी कि दोबारा से चुने जाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, क्या उनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एसेंशियल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन, यानी कि प्रेसिडेंट जी जो हैं वो 5 साल के लिए अपना टर्म कुर्सी यानी मिलेगी उनको, ठीक है। और वो कब तक, कहाँ से उनका डेट टर्म शुरू होता है। तो ऑप्शन अब दिया है व्हेन ही और सी इज इलेक्टेड, जब उनको इलेक्टेड घोषित कर दिया जाए। ऑप्शन बी में दिया है विच इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। एंड ऑप्शन सी दिया है विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एंड होल्ड हिज ऑफिस, यानी कि कोई भी जो है ही और सी जो प्रेसी जो है वो क्या करे, अपना ऑफिस में एंटर करे और अपना ऑफिस को होल्ड करे। यही एक टाइम डेट, जिस डेट को वो करेंगे उसी दिन से उनका टेन्योर शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस और होल्ड हिज ऑफिस, जब से वो अपने ऑफिस में एंटर करेंगे और होल्ड करेंगे उसको आवर को उसी को बोलते हैं आपका, वहां से उनका टेन्योर स्टार्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इट कैन बी रिफर्ड, यानी अगर कोई भी प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई भी आपको लगता है कि इशू है या डिस्प्यूट हो रहा होगा तो ये कौन मैटर देखेगा डायरेक्टली, वो आपका सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर दिया है आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो किस आर्टिकल में दिया गया आपका 76 में। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो आर्टिकल कौन सा दिया गया है 124। सुप्रीम कोर्ट को भी क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। किस आर्टिकल के तहत बोला जाता है, 129, ठीक है 129। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टू होम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किनको सौंपेंगे, सबमिट करेंगे या एड्रेस करके देंगे। तो ऑप्शन आपका दिया है स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड ऑप्शन बी है आपका स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन सी दिया आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है वो रेजिग्नेशन किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर इंडिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following president was appeared before the Supreme Court when Supreme Court was hearing election dispute of president, यानी कि इनमें से कौन से प्रेसिडेंट थे जो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हुए थे, अपीयर हुए थे, उपस्थित हुए थे, जब क्या कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट से इलेक्शन के बारे में जानकारी या डिस्प्यूट के बारे में देख रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी में है आपका बीबी गिरी, एंड ऑप्शन सी में दिया है फखरुद्दीन अली अहमद,
एंड ऑप्शन डी में दिया है नीलम संजीवा रेड्डी एंड ऑप्शन ई में दिया है ज्ञानी जैल सिंह। तो ये कौन थे जो प्रेसिडेंट थे, वो थे बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। फखरुद्दीन अली अहमद कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो जिन्होंने क्या किया था, जो ये ऑफिस होल्ड करते हुए इनकी डेथ हुई थी, ऑफिस में ही डेथ हुई थी। कहाँ पर हुई थी डेथ हुई थी इनकी? कहाँ पर? जहाँ तक प्रेसिडेंट रहते रहते इनकी डेथ मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं जो नीलम संजीवा रेड्डी जी हैं। नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में आपको पता होगा कि ओनली ऐसे व्यक्ति हैं जिनको निर्विरोध चुना गया था, इलेक्टेड, ओनली अनअपोज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ओनली अनअपोज्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ओनली अनअपोज प्रेसिडेंट कौन थे, कौन है मतलब, वो है आपके नीलम संजीवा रेड्डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम इट पोस्ट बाई, यानी कि प्रेसिडेंट जो ऑफ इंडिया है वो अपनी पोस्ट से हटाए जा सकते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन आपको दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन बी दिया है आपका लोकसभा एंड ऑप्शन सी दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी दिया है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट हटा सकती है प्रेसिडेंट को किस बेसिस पर? कौन से? इम्पीचमेंट के थ्रू। किसके थ्रू? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट किसके अंदर आता है? इम्पीचमेंट के लिए कौन सा एक्ट है? वो इम्पीचमेंट एक्ट है कौन सा? 61, आर्टिकल कौन सा? 61। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच, यानी कि किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट इम्पीच किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन आपको दिया है आर्टिकल 356 एंड ऑप्शन बी में है आर्टिकल 75 एंड ऑप्शन सी में दिया आर्टिकल 76 एंड ऑप्शन डी में दिया आपका आर्टिकल 61। तो इम्पीचमेंट किस में हो जाता है आपको बताया, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 61 के अंदर। अगर आर्टिकल 356 की बात करते हैं तो ये प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? ये प्रेसिडेंट रूल। अटॉर्नी जो ये आर्टिकल 76 में क्या दिया? एजी दिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव फ्रॉम ऑफिस इवन इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी अपने ऑफिस से रिमूव किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं बिफोर जो एक्सपायरी ऑफ टर्म, इनको उनका टेन्योर पूरा होने से पहले ही। क्यों हटाया? बाय पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन बी में दिया है बाय द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी दिया है थ्रू इम्पीचमेंट, ऑप्शन डी दिया है थ्रू ट्रायल बाई कोर्ट। तो किसके थ्रू हटा सकते हैं? तो आप थ्रू इम्पीचमेंट प्रोसेस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बाई विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इम्पीचमेंट में बी इम्पोज ऑन द प्रेसिडेंट, यानी कि किस हाउस के द्वारा इम्पीचमेंट को प्रेसिडेंट पे लगाया जा सकता है? महाभियोग, इम्पीचमेंट को क्या बोलते हैं? महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपको दिया है ए में हाउस ऑफ पीपल एंड ऑप्शन बी में दिया है काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड ऑप्शन सी में दिया है बाई एन हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। तो किसके थ्रू चलता है आपका? ऑप्शन सी के थ्रू, बाई एन हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी जो है इम्पीचमेंट का प्रोसेस है क्या है स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, at least how many days of prior notice is required for the impeachment of president of India, यानी कि अगर इम्पीचमेंट किया जा रहा है तो उसके पहले कितने दिन पहले उनको नोटिस दी जाएगी? तो ऑप्शन दिया है 7 डेज, ऑप्शन बी है 14 डेज एंड ऑप्शन सी दिया है जो आपका 21 डेज एंड ऑप्शन डी दिया है आपका 30 डेज। तो कितने दोनों पहले भी उनको इन्फॉर्म किया जाएगा? तो कितने दिन? 14 दिन पहले। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, What is the deadline to fill the occurrence of vacancy due to death or resignation or removal of president, यानी कि प्रेसिडेंट की मृत्यु के बाद या रिजाइन करने के बाद या फिर उनको रिमूव हटाने के बाद से प्रेसिडेंट का जो पद है वो कितने दिनों तक के अंदर भर जाना चाहिए, वैकेंसी जो है फिल करनी होती है? ऑप्शन दिया है आपका 1 मंथ, ऑप्शन बी है 9 मंथ, ऑप्शन सी दिया है 3 मंथ, ऑप्शन डी दिया है 6 मंथ। तो क्या विद इन 6 मंथ जो है इलेक्शन के कराने होंगे जो अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है तो। ठीक है, तब तक कौन प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा? तब तक वाइस प्रेसिडेंट जी जो है वो प्रेसिडेंट का काम कारभार देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज क्लास। द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज, यानी कि जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है प्रेसिडेंट के खिलाफ उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपको दिया है क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, ऑप्शन बी में है एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर है, ऑप्शन सी में दिया है जुडिशियल प्रोसीजर एंड ऑप्शन डी में दिया है आपका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो ये क्या है आपका? क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है आप प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू मेरे दोस्तों भाइयों, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे से कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं वीडियो को,
तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और इसको एज ए स्कोर कार्ड में आप ज़रूर इसको कमेंट पे टाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को ज़रूर आप क्लिक करिएगा, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अभी एकदम फोकस हो गया, आपको बस कुछ नहीं देखना है, चारों तरफ अगल बगल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस आपकी नज़र होनी चाहिए पीटी में, क्योंकि ये एग्ज़ाम हो गया तो पूरा नेक्स्ट ईयर जो है पीटी हर जगह यही काम आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड थैंक यू अगेन फॉर हेल्पिंग अस ईच अदर, वी विल हेल्पिंग ईच अदर। सो थैंक यू।